जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हमारा राजस्थान भाग 2। कक्षा 7 में जो हमारा राजस्थान पुस्तक चल रही है, इसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये जो क्लास है कक्षा 7 के साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो इस बार जो अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहता है, वो इन बुकों को एक बार ज़रूर देखे। और जिन्होंने अभी तक जो है मतलब पहले कभी तैयारी नहीं की है, जीरो से शुरुआत भी करना चाहता है, तो वो इन पुस्तकों को, इन बुकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कक्षा 6 का हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट अपन पढ़ करके आए हैं, उसको आगे और बढ़ा रहे हैं। तो 6 में थोड़ा कम डिटेल में था, 7 में ज़्यादा डिटेल में मिलेगा, 8 में फिर और ज़्यादा, फिर 9th 10th ऐसे जो है उसका डिटेल बढ़ती जाएगी, कठिनाई स्तर भी बढ़ता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन हमारा राजस्थान भाग 2 को। और इसके पढ़ने के बाद में आपको वीडियो, आपको ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से अपन टॉपिक देखेंगे, तो अपन अध्याय देखेंगे वन्य जीव संरक्षण, खनिज व ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं सिंचाई, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान और परिशिष्ट में महात्मा गांधी। तो ये चीज़ें अपन इस वाले बुक में पढ़ेंगे। पहला अध्याय शुरू करते हैं। पहला अध्याय है अपना वन्य जीव एवं संरक्षण। वन्य जीव एवं संरक्षण है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कक्षा में आए नए विद्यार्थियों का आगमन हुआ। कक्षा में आज नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। मतलब जो पाठ की भूमिका जोड़ने के लिए बताया जा रहा है। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उनका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य से प्रवेश का कारण पूछा। तो विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत है, उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है, वे केवलादेव गणा पक्षी उद्यान में कार्यरत है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ से, केवलादेव गणा पक्षी विहार उद्यान ये कौन से जिले में है, तो ये भरतपुर जिले में। भरतपुर जिले में शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन, सारस, बुगला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। तो ये भी आगे वाला भी इम्पोर्टेंट है। साइबेरियन क्रेन, सारस जो है कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो केवलादेव गणा पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर में। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, आगे देखते वनों का महत्व बता रखा है। वनों का महत्व, वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं और पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं और आजीविका के भी साधन होते हैं। कई सारों के जीविकोपार्जन के साधन भी वन होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी होती है। कई सारी ऐसी लकड़ियाँ होती है जिनसे अपन फर्नीचर वगैरह कई सारी चीज़ें बनाते हैं लकड़ी से। ईंधन की लकड़ी होती है, जलाने के काम में भी आती है लकड़ी।
तेंदुपत्ता इनसे बीड़ियां बनाई जाती है, तेंदुपत्ते से बांस है, गोंद प्राप्त होता है, खस एक सुगंधित घास है, पूर्वी राजस्थान सवाई माधोपुर भरतपुर में पाई जाती है खस घास। इससे इत्र बनाई जाती है, इसकी खुशबू से इत्र बनाते हैं। और इसी खस घास से जो कूलर के जो घास लगाई जाती है वो खसी होती है। और कई प्रकार की औषधियां भी प्राप्त होती है वनु से। तो कई सारे लाभ दे रखे हैं वनु से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनु के प्रकार राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग है। यानी राजस्थान जो है क्षेत्रफल का देखा जाए, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग में वन क्षेत्र है। यानी लगभग 10% भाग जो है उसमें वन है। जितना भी क्षेत्रफल है उसके 10% भाग में ही वन है। राज्य में सर्वाधिक वन उदयपुर में, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से जिले में है तो बताएंगे उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चूरू। सबसे कम वन कौन से जिले में? चूरू। सर्वाधिक उदयपुर में। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग में वन है? तो 1/10 या 10वां भाग में है। यस। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को अब 3 भागों में बांट रखा है: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांट रखा है। आरक्षित वन, रक्षित के आगे आ लगा हुआ, आरक्षित और मजबूत किया जा रहा। आमरण, मरने तक आमरण है ना, उसी प्रकार के आरक्षित। ऐसे वन जिसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं होती, ना पशुचारण पर छूट होती है, ना जो लकड़ी काटने की छूट होती, सब प्रकार से प्रतिबंध होता है, उन वनों को कहते हैं आरक्षित वन। सुरक्षित वन, सुरक्षित वन जिसमें सरकार की अनुमति लेकर के जो कुछ क्षेत्र में पशुचारण किया जा सकता है या सूखी लकड़ी काटी जा सकती है, उसको कहते हैं सुरक्षित वन। और तीसरा है रक्षित अवर्गीकृत वन, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, चलो देखते हैं डिटेल। आरक्षित वन, ये वन सरकारी नियंत्रण में होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहता है। ये कुल वन क्षेत्र का 1/3 से भी अधिक है, 1/3 से भी अधिक है आरक्षित वन है। चलिए सुरक्षित वन, इसको रक्षित वन भी कहते हैं। ठीक है, रक्षित वन और सुरक्षित वन भी कहते हैं। ये वन भी सरकारी नियंत्रण में होते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने और पशु को चराने की अनुमति दी जाती है। कुछ क्षेत्र में जो लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से भी अधिक क्षेत्र में है। मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल में, तीनों वनों को जो देखे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन से वन है? तो सुरक्षित वन है, सबसे ज्यादा सुरक्षित वन है क्षेत्रफल में। अवर्गीकृत वन में देखें तो इस श्रेणी में वन में पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता, उनको अवर्गीकृत वन कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण क्या दे रखा है? देखिए, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टी की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। जो धरातल भी वनस्पति को प्रभावित करता है। अरावली के पूर्व में जो है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है, तो इधर की जो वनस्पति अलग है। अरावली के पश्चिम में जो है रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो उसमें मरुदबिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कंटीली जाड़िया टाइप की वनस्पति पाई जाती है। तो राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई एग्जामों में पूछा हुआ है। पहला देखते हैं उष्ण कटिबंधीय
कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। जो मरुस्थलीय एरिया है उस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर जिलों में ये पाए जाते हैं, यानी पश्चिमी राजस्थान में ये पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां व कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष में देखा जाए कौन कौन से यहाँ पर वृक्ष है, तो रोहिड़ा है, खेजड़ी है, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि ऐसे जो वृक्ष है वो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन में आते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति भी कहा जाता है, इंग्लिश में से जीरोफाइट कहते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। अब देखिए मरुद्भिद वनस्पति की क्या विशेषता है। ये यहाँ तापमान अधिक और वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में तापमान ज्यादा पाया जाता है और वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की जो पत्तियां है छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होते हैं। या तो पत्तियां बहुत छोटी होगी या फिर पत्तियां जो है कांटों के रूप में पाई जाती है। जैसे थोर, नागफनी देखते हैं अपन, तो या तो छोटी छोटी पत्तियां होगी जो खेजड़ी वगैरह इनके होते हैं, और या फिर पत्तियां होती नहीं, पत्तियां कांटों के रूप में पाई जाती है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है ताकि काफी गहराई से जो है जल है जो खींच सके, जिनसे जमीन से काफी नीचे पानी प्राप्त कर सके। ठीक है, ये देखिए ये चित्र भी दे रखा खेजड़ी का, और ये राज्य पुष्प है रोहिड़ा, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का राज्य पुष्प है कौन सा है, तो बताएंगे रोहिड़ा। हाँ, आगे दे रखा खेजड़ी वृक्ष बहु उपयोगी वृक्ष है, बहुत उपयोगी, कई जगह इसमें यूज में ली जाती है, और ऐसा माना जाता है देवताओं का भी निवास होता है। जितने भी राजस्थान में देवताओं के जो थान होते हैं, ज्यादातर देवताओं के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। उसके अलावा जो भी धूप ध्यान वगैरह किया जाता है तो खेजड़ी वृक्ष की जो टहनियाँ वगैरह उसका प्रयोग करते हैं। तो कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। ये राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है, पूछ लेते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? रोहिड़ा। सेवन घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। सेवन घास कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर जिले में पाई जाती है। तो ये देखा था अपन ने उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। आगे बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क पतझड़ वन होते हैं जो गर्मी के दिनों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उन वनों को पतझड़ वन कहते हैं। इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक जिलों में पाया जाता है। यानी अरावली का जो पूर्वी भाग है उन जिलों में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में कौन कौन से वन आ रहे हैं? तो पेड़ आते, सागवान हो गया, बरगद हो गया, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर, धोक, डाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम, है ना। ये वृक्ष जो है इन वनों में आते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है, काफी मजबूत होती है, और वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, सागवान वैसे दक्षिण राजस्थान में होता है ज्यादातर, और तेंदू के पत्तों से बीड़ियां बनाई जाती है। तेंदू के फल को वागड़ का चीकू कहते हैं, यह भी ध्यान रखना। इसके अलावा महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं महुआ को, और इसके अलावा सालर के जो लकड़ी होती है उससे पैकिंग के आइटम बनाए जाते हैं। डाक के 3 पात, प्लास कहते हैं इसको, डाक को प्लास कहते हैं, जंगल की ज्वाला कहते हैं, जो कैसुले टाइप के आते हैं। ठीक है, यस। अगला देखते हैं अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन,
ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं, हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। ये आबू पर्वत क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जो माउंट आबू सिरोही है, केवल माउंट आबू क्षेत्र में ही से ये वन पाए जाते हैं जो सदैव हरा भरा रहते हैं, इसीलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सदाबहार वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो माउंट आबू या आबू क्षेत्र बताएंगे। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम है, बांस है, सागवान ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो केंद्र सरकार के अधीन रहते हैं, केंद्र के अधीन रहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से है, तो एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बुगले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। देखो पहले इसे घोषित किया गया था 1980 में। पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है और दूसरा है केवलादेव। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया केवलादेव को, भरतपुर में है। और तीसरा मुकुंदरा हिल्स, 2012 में मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ये कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ रावतबाटा में फैला हुआ है मुकुंदरा हिल्स। यहाँ बाघ, रीछ, जरक, गिद्धड़, भेड़िया, सांबर, चित्तल, नीलगाय, चिंकारा आदि वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद है वन्य जीव अभ्यारण्य। अभी ऊपर देखा था राष्ट्रीय उद्यान, अगला है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य में अपन वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे। और कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो देखते हैं। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य का अर्थ है अभय और अरण्य, यानी भय मुक्त वन। ऐसा वन जहां वन्य जीव सुरक्षित घूम सके, वन्य जीव जो है सुरक्षित घूम सके, उनको अपन कहते हैं अभ्यारण्य। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया गया है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जिसकी तालिका ये दी जा रही है। इसको अपन देखेंगे अगली वाली क्लास में और इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।